इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इश्यूज ऑफ बैंकिंग सेक्टर। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बैंकिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से बैंकिंग जो ऑपरेशन है, जो वर्क है, वो जल्दी होते हैं और प्लस वो कस्टमर के लिए भी बेनिफिशियल होता है। और तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। issues है banking sector in India is facing several issues problems which have hampered their effective functioning। ठीक है, इंडियन बैंकिंग में इंडियन जो बैंकिंग होती है इसमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जो इफेक्टिवनेस है, फंक्शन मतलब जो वर्क करने का बैंक का इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसमें इन सारी प्रॉब्लम की वजह से जो बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट है वो भी उतना डेवलप नहीं हो पाता। राइट, वो काम अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है बैंकिंग सेक्टर को। वी डिस्कस्ड वी डिस्कस बिलो सब मेजर इश्यूज एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द बैंकिंग सेक्टर। अभी हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज दिए हुए हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एसेट क्वालिटी। तो जो एसेट क्वालिटी होती है बैंकिंग सेक्टर की अफेक्ट हो जाती है। ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर की जो एसेट क्वालिटी होती है वो अफेक्ट कर जाती है, मतलब उस पर बैड इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट क्वालिटी क्या बताया है, स्ट्रेस्ड लोन। और सेकंड क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये जो एनपीएस होता है और स्ट्रेस लोन होता है, इन दोनों चीज़ों की वजह से जो एसेट की क्वालिटी है बैंकिंग सेक्टर की वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रेस लोन क्या होता है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं बैड लोन। बैड लोन क्या होता है, व्हेन लोन एंड इंटरेस्ट रेट इज नॉट रिटर्न फॉर द 3 मंथ। मतलब 3 महीने तक अगर लोन और इंटरेस्ट, मतलब जितना लोन दिया है प्रिंसिपल अमाउंट वो और प्लस इंटरेस्ट, अगर वो रिटर्न नहीं होता है 3 महीने तक, तो उसे बैंकिंग सेक्टर में ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो क्या है, बैड लोन है। ठीक है, क्या बैड लोन मतलब खराब लोन है, जिसकी वजह से बैड लोन का मतलब क्या होता है कि वो पैसे अभी वापस आने के चांसेस बहुत कम है। तो ये बैड लोन हुआ, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है उसका अर्निंग सोर्स ही लोन होता है। क्योंकि क्या करता है वो लोगों से डिपॉजिट लेता है। ठीक है, डिपॉजिटर बैंक में डिपॉजिट करते हैं और फिर वही डिपॉजिट जो होता है वही पैसे वो क्या करता है, बैंक लोन देता है। और फिर जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन जिसको देता है उससे ज़्यादा चार्ज करता है और उसमें से कुछ इंटरेस्ट डिपॉजिटर को देता है और जो बचता है वो उसका कमीशन होता है, मतलब बैंक का सोर्स होता है अर्निंग का। तो अगर वो लोन जो दिया है डिपॉजिटर का वही बैड लोन हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बैंकिंग सेक्टर के लिए। स्ट्रेस्ड लोन क्या होता है कि एक ऐसा लोन होता है जो देखो, व्हेन द लोन इज डाउटफुल टू बी रिपेड इवन आफ्टर 330 डेज। ठीक है, बैड लोन क्या बोला है कि 3 महीने तक अगर लोन नहीं आया तो वो बैड लोन ट्रीट किया जाता है। बट स्ट्रेस लोन क्या होता है कि 3 महीने के बाद भी वो लोन नहीं आता है, मतलब जो भी ड्यू डेट रहता है उस डेट पे अगर 3 महीने हो गया और 3 महीने के बाद लोन नहीं आया तो वो स्ट्रेस लोन, मतलब कि फिर परेशानी की बात आ जाती है बैंकिंग सेक्टर में कि अब अगर ये नहीं आया तो फिर लॉस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, इफ़ 1 करोड़ लोन वॉज गिवन बाय बैंक। ठीक है, बैंक ने किसी एक पर्सन को कितना करोड़ लोन दिया, 1 करोड़। 1 करोड़ क्या किया, लोन दिया। कौन सी डेट को दिया, 1 जनवरी 2018। ठीक है, 1 जनवरी 2018 को उसने क्या किया, लोन दिया। फिर विच वॉज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द 1 जनवरी 2019। अब ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्ट था कि जो लोन है वो इस डेट को मिल जानी चाहिए। ठीक है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि जब भी बैंक लोन देती है किसी को तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हर महीने। ठीक है, तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट कब रिटर्न करना था, 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, बट कुड नॉट बी रिटर्न इवन बाय, रिटर्न नहीं हो पाया इवन बाय 1 टू, मतलब 1 फरवरी 2019 द लोन बिकम्स अ स्ट्रेट लोन। ठीक है, रिटर्न कब करना था, 1 जनवरी को, बट रिटर्न नहीं हो पाया, कितना हो गया, फरवरी हो गया, मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया। ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो ये क्या बन जाता है, स्ट्रेस लोन बन जाता है। बैंकिंग सेक्टर पे स्ट्रेस आ जाता है कि अभी 1 महीना होके गया, अभी लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटी की वजह से क्या होता है कि बैंक के जो एसेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। क्योंकि अगर फिर मिस बैलेंस हो जाता है, ये जो लोन दिया है बैंक ने, सॉरी जो लोन दिया है बैंक ने पब्लिक को, ठीक है, अगर वो उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है फिर डिपॉजिटर के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बैंक को डिपॉजिटर को पैसे देने ही पड़ते हैं किसी न किसी वक्त। ठीक है,
या फिर वो सेविंग अकाउंट हो और एफडी हो, मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो, तो बैंक को पैसे तो वापस करने ही पड़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अभी हम पढ़ेंगे नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है। अभी हमने बैड लोन पढ़ा, स्ट्रेस लोन में डिफरेंस देखा। अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। नॉन परफॉर्मिंग ऐसा एसेट होता है जब लोन 90 डेज में रिकवरी नहीं हो पाता है। ठीक है, 90 डेज में अगर लोन वापस नहीं मिल पाता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेम सजेस्ट कर रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसे असेट्स हैं जो परफॉर्म नहीं करते, मतलब जिससे कोई भी रिटर्न वापस बैंक में नहीं आ रहा है। ठीक है, बैंक ने जो भी लोन दिया वो 90 डेज के अंदर वापस नहीं आ रहा है, मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उससे कोई रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ वो नाम के लिए क्या है कि एसेट्स है। लोन क्या है, एसेट्स है। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए, इसमें बताया नहीं है बट एनपीए तीन तीन टाइप का होता है। फर्स्ट क्या होता है, सब स्टैंडर्ड एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सेकंड होता है डाउटफुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट। थर्ड होता है लॉस। ठीक है, जो फर्स्ट है सब स्टैंडर्ड नॉन परफॉर्मिंग असेट, उसे हम कब कहते हैं, जब लेस देन 12 मंथ, मतलब लोन की रिकवरी अगर 12 महीने से कम में हुई तो उसे बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। और डाउटफुल का होता है जब मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज़्यादा हो गए, उसे हम डाउटफुल एनपीए बोलते हैं। लॉस कब होता है, जब रिकवरी नहीं हो पाती। ठीक है, रिकवरी 2-3 महीने तक नहीं हो पाती तो उसे हम बोलते हैं लॉस। ठीक है, ये तीन टाइप है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, तो उसे हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ नॉन परफॉर्मिंग असेट इज वन विच ceases to generate income. According to RBI, NPA is credit facility in respect of which the interest and the installment of the principal has remained unpaid or past due for the specific period of time. ठीक है, जैसा कि जो भी मैंने बताया वो लिखा हुआ है कि एनपीए बैंकिंग सेक्टर में कब कंसिडर करते हैं, जब उसका प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट कुछ भी ड्यू डेट पे नहीं आता है। ठीक है, मतलब पेड करते ही नहीं, अनपेड रहता है, उसे हम बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी क्या है, इधर क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द 2018 10.3% of advances fell in the category of NPAs और एज अगेंस्ट चाइना, चाइना का नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट असेट कितना है, सिर्फ 1.9%, और इंडिया का कितना है 10.3% नॉन परफॉर्मिंग असेट है, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा अमाउंट में नॉन परफॉर्मिंग असेट होना तो मतलब बैंकिंग की जो फंक्शन है वो अच्छे से नहीं चल रही है। ठीक है, इफेक्टिव नहीं है। तो ये एक इशू है, ये बहुत बड़ी इशू है बैंकिंग सेक्टर में, नॉन परफॉर्मिंग असेट। नेम सजेस्ट कर रहा है कि कैपिटल एडिक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर को मिनिमम कैपिटल रिजर्व करके रखना पड़ता है डिपॉजिटर के लिए, क्योंकि अगेंस्ट बैड लोन। देखो जैसे कि क्या होता है कि जो भी डिपॉजिटर ने जैसे कि 10 लाख डिपॉजिट किया, ठीक है, तो बैंक को 5-6 लाख उसको रिजर्व करके रखना, एग्जाम्पल 5-6 लाख रिजर्व करके रखना पड़ेगा, मतलब कैपिटल एडिक्वेंसी रखनी पड़ेगी, मिनिमम कैपिटल रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो 10 लाख उठा के किसी को लोन दे देगा और वो लोन वापस नहीं आएगा 30 दिन तक, मतलब बैड लोन कंसिडर हो जाएगा। अगर डिपॉजिटर ने वो पैसे वापस लेने आ गया बैंक में तो कहाँ से देगा। ठीक है, इसलिए कैपिटल एडिक्वेंसी होना बहुत ज़रूरी होता है हर एक बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेंसी टू प्रोटेक्ट द बैंक, स्पेशली डिपॉजिटर्स। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द बैंक और स्पेशली डिपॉजिटर, डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कैपिटल एडिक्वेंसी बहुत ज़रूरी होती है बैंकिंग सेक्टर में। इट इज़ नेसेसरी टू सेट असाइड मनी एज द प्रोविजन अगेंस्ट द बैड लोन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया वो लाइन लिखा हुआ है, फॉर दिस पर्पज बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। ठीक है, मिनिमम कैपिटल उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, किस लिए कि रिस्क एसेट रेशियो, जो भी एसेट रिस्क में जाने वाले हैं उससे बचने के लिए बैंकिंग सेक्टर को मिनिमम अमाउंट में कैपिटल रखना पड़ता है। बट ये प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में पब्लिक सेक्टर जो बैंक होती है वो कैपिटल एडिक्वेंसी नहीं रख पाती, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में बैंकिंग सेक्टर कैपिटल नहीं रख पाती है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है डिपॉजिटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैंक फ्रॉड। ये तो सभी को पता होगा कि बैंक फ्रॉड क्या होता है, कि बहुत सारी बैंक क्या कर देती है, फ्रॉड कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट है बैंकिंग सेक्टर में लेके वो लो हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर आर राजन रेज्ड रघुराम राजन रेज्ड his concern against the increasing number of fraudulent transaction। ठीक है, जो
आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन। उन्होंने कुछ ऐसे मतलब कंसर्न किए कि कुछ इश्यूज पे बातें की कि जो भी बैंकिंग सेक्टर में जो फ्रॉडुलेंट है, जो फ्रॉड हो रहे हैं ट्रांजेक्शन में, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये गवर्नर ने कुछ बात की है और यहाँ पे क्या है, बैंक्स आर रिलेक्टेंट टू रिपोर्ट दिस केसेस। और जो बैंक्स है जो बैंकिंग सेक्टर है, वो लोग क्या करते हैं, इस केस को रिपोर्ट करने के लिए या फिर इसको मतलब इसको इम्प्रूव करने के लिए और इस फ्रॉड को कम करने के लिए अनविलिंग है। रिलेक्टेड मतलब क्या, अनविलिंग है, वो उतना विलिंगनेस काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई ऑलमोस्ट ऑल द कॉर्पोरेट लोन रिलेटेड टू द फ्रॉड केसेस सेट सीजन for 2 to 3 years as NPA before they are reported as a fraud। ठीक है, तो आरबीआई क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई ऑलमोस्ट जो भी कॉर्पोरेट लोन है रिलेटेड टू फ्रॉड केसेस सेट सीजन फॉर 2 और 3 इयर्स, मतलब 2 और 3 साल के लिए वो लोग क्या करें कि जो फ्रॉड है, फ्रॉड जैसा जो लोन है उसको क्या करें, सेट असाइड रखें, मतलब साइड में करके रखें, जब तक कि वो फ्रॉड रिपोर्ट नहीं हो जाता। उसे क्या कंसिडर करेंगे, एनपीए है वो, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंकिंग सेक्टर में, बट एक्चुअल में वो क्या रहेगा, फ्रॉड रहेगा। ठीक है, जब तक कि सीजन ना होता, मतलब ऐसा पक्का ना हो जाए कि वो फ्रॉड ही है। ठीक है, तब तक क्या करेंगे, उसको एनपीए ही कंसिडर करेंगे 2 और 3 साल के लिए, ऐसा आरबीआई कहती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आरबीआई कहती है, ऐसे गाइडलाइन देती है। और अभी फिलहाल करंटली आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये बैंक फ्रॉड प्रॉब्लम है, इश्यू है बैंकिंग सेक्टर में। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिक्लाइनिंग प्रॉफिट। तो ये सीधी सी बात है कि अगर ये सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स बैंकिंग सेक्टर में हैं तो बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट तो डिक्रीज होंगे ही। ठीक है, बैंक्स द पब्लिक सेक्टर बैंक इन द पर्टिकुलर आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग प्रॉफिट ड्यू टू द रीजन डिस्कस्ड अबाउट। ठीक है, जो भी अभी तक हमने रीजन पढ़ा, प्रॉब्लम्स पढ़ी, उसकी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट है वो तो कम होगी ही। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर। देखो, पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से भी बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट वगैरह है और उनका प्रेशर रहता है बैंकिंग सेक्टर पे। क्यों? देखो, बिजनेस पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट ऑब्टेन लोन्स थ्रू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, स्पेंड द मनी फॉर रीजन अदर देन फॉर विच द लोन इज ऑब्टेन। ठीक है, देखो, जो बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो पॉलिटिकल प्रेशर से और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो पॉलिटिकल होती है, कोई पार्टी होती है, उनके इन्फ्लुएंस से वो क्या करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से लोन लेते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, बट वो लोन वो काम ना करके कुछ और ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, जिसकी वजह से मजबूरन बैंकिंग सेक्टर को बैंक लोन देना ही पड़ता है। अब वो पता नहीं कि प्रोडक्टिव पर्पस में यूज होता है या फिर अनप्रोडक्टिव में। Report their firm as a sick unit and take advantage of the concession provide for such bad loan। ठीक है, report their firms as sick units and take advantage of the concession provided for such bad loans। तो क्या होता है कि वो अपने इंडस्ट्री को ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि वो सिक यूनिट है। सिक यूनिट मतलब क्या होता है कि ऐसी यूनिट और इंडस्ट्री जो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती, जिसमें लॉस ही लॉस होता है और वो शट डाउन होने वाली रहती है। ठीक है, उसे सिक यूनिट कहते हैं। मतलब उस यूनिट के लिए अगर लोन लिया रहता है तो वो बैड लोन हो जाता है, क्योंकि वो वापस बैंक को लोन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सिक यूनिट में प्रॉफिट ही नहीं होता है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट करते हैं ऐसे फर्म को कि सिक यूनिट है एंड एडवांटेज लेते हैं, जो भी कंसेशन मिलता है बैड लोन्स के लिए उसका एडवांटेज लेते हैं। ये सारी चीज़ें किस किस वजह से होती है, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से होती है। देखो, पीपल हु कमिट फ्रॉड फ्ली द कंट्री सो दैट दे आर बियॉन्ड द रीच ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। जो लोग फ्रॉड फ्ली मतलब क्या होता है कि धोखाबाजी करके भाग जाना। ठीक है, तो जो लोग बैंक वगैरह में लोन से रिलेटेड जो भी धोखाबाजी करके भाग जाते हैं, वो इंडियन लीगल सिस्टम से दूर रहते हैं, मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? ये सारी चीज़ें किस लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा, वेरी ऑफन इट्स हैपन विद द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिशियन। क्योंकि पॉलिटिशियन का सपोर्ट रहता है, इसलिए वो फ्रॉड फ्ली हो जाते हैं और वो फिर भी वो इंडियन
लीगल सिस्टम से दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर में, पॉलिटिकल प्रेशर, जिसकी वजह से वो लोन क्या होता है, बैड लोन हो जाता है, और जो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही डिसएडवांटेज वाली बात है। थ्रेट। अब साइबर थ्रेट तो सभी को पता होगा कि जब भी हम इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट से जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सबको एक डर सा रहता है कि कहीं ये साइबर क्राइम ना हो जाए, साइबर कोई मतलब हमारा ट्रांजैक्शन लीक ना कर ले, राइट, ये और पैसे डूब ना जाए, अकाउंट हैक ना कर ले। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है साइबर थ्रेट में। नियरली 95% ऑफ द बैंक ट्रांजेक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू आरबीआई आर पेड इन कैश। यही साइबर थ्रेट की वजह से ही 95% जो ट्रांजेक्शन होते हैं इंडिया में वो कैश में होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट ऐसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि लोगों को डर रहता है कि कहीं हमारे पैसे डूब ना जाए। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं होते, और साइबर थ्रेट की वजह से ही 95% कैश में होते हैं, जो एक बिग प्रॉब्लम हो जाती है इंडिया में। क्योंकि कैश में होने की वजह से क्या होता है कि अगर किसी को कैश मिल रहा है तो वो लोग क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे। मतलब वो होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो नहीं हो पाता है। वेलोसिटी ऑफ इनकम वो नहीं हो पाता है। जितना हम चेक वगैरह से काम करेंगे, ऑनलाइन करते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन भी जल्दी से हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। ठीक है, बट कैश में होने की वजह से बैंक में बार बार विजिट करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। एज द डिजिटल ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजी मीन्स साइबर क्राइम इज बिकमिंग अ ग्रेटर थ्रेट। ठीक है, यहाँ पे सीधी सी लाइन लिखा है इन लोगों ने। देखो, एज ए डिजिटल ट्रांजेक्शन थ्रू इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजी। अब इंटरनेट और अदर टेक्नोलॉजिकल से अगर कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह करता है तो क्या होता है, साइबर क्राइम हो जाता है। ठीक है, एज द आरबीआई पुट इट, not only a simple attack using the phishing wishing and the social engineering, but also increasing aud- audacious attack by organized gang have come to light। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आरबीआई बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग्स वगैरह निकालती है, सो दैट कि साइबर क्राइम और साइबर थ्रेट ना हो। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस डर की वजह से लोगों का बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट कम होता जाता है। करप्शन। करप्शन जो है बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जो सबको समझ में आ जाती है कि करप्शन क्यों होता है। और बैंकिंग सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उस सेक्टर में करप्शन नाम की चीज़ आती ही आती है इश्यूज और प्रॉब्लम्स में। करप्शन। सिक्योरिंग लोन फ्रॉम द बैंक, स्पेशली फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, वॉज नेवर अ क्लीन एंड द ओपन प्रोसेस। ठीक है, देखो, यहाँ पे क्या बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इन लोगों ने कि जो भी लोन लेते हम फ्रॉम बैंक से, स्पेशली फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक, स्पेसिफाई किया है कि जो भी हम पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लेते हैं वो क्लियर एंड ओपन प्रोसेस होता ही नहीं है। मतलब कुछ तो छुपाया जाता है। ठीक है, सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हैं जिसको लोन जो लोन लेता है। ठीक है, bribing staff from the bottom to top is normal affair as the revealed in the recent scam। ठीक है, अब बोला है कि चोरी और बहुत सारी क्राइम होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये करप्शन नाम की चीज़ तो होती है, लोगों को पैसे खाना होता ही है। सो फार नो गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड इन द एलिमिनेटिंग द करप्शन। देखो क्या बोला है, अभी तक अ, जो गवर्नमेंट है वो सक्सीड नहीं हो पाई है ये करप्शन को ख़त्म करने में। ठीक है, क्योंकि पैसे, करप्शन हर जगह चलते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। पैसे दो, काम खत्म, ऐसी चीजें चलती रहती हैं, बोथ द रिटेल एंड द होलसेल। इट इज सेड करप्शन लाइक द इन्फ्लेशन इज ग्लोबल फिनोमिना। करप्शन लाइक इन्फ्लेशन, और इस सारी चीज़ों की वजह से जितना ज़्यादा पैसे को लोग खाते हैं या फिर चोरी करते हैं या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो करप्शन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली इन द केस ऑफ लोन। ठीक है, अब पुअर सर्विस, और एक प्रॉब्लम आ गई। देखो, इतनी सारी प्रॉब्लम रहेगी तो पुअर सर्विस तो होनी है। करप्शन जहाँ पे है वहाँ पे पुअर सर्विस तो होनी ही है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स बैंक सर्विसेज आर पुअर। बार बार स्पेसिफाई कर रहा है कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक होती है उसकी सर्विसेज क्या होती है, पुअर होती है, मतलब बेकार होती है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होता है कि लोगों की जॉब क्या होती है, सिक्योर होती है, तो वो लोग काम अच्छे से करेंगे नहीं, ये सीधी सी बात है। रिजल्टिंग इन हरासमेंट ऑफ द क्लाइंट, रिजल्टिंग इन हरासमेंट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट
के लिए क्लाइंट को बहुत सारी परेशानी होती है। द फैक्ट द एम्प्लॉयज़ आर हैविंग परमानेंट एंड सिक्योर जॉब, ठीक है, जो अभी भी मैंने बोला कि पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि परमानेंट और सिक्योर जॉब होती है, जिसकी वजह से लोगों का काम करने पे उतना ध्यान नहीं रह पाता, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जॉब क्या है, परमानेंट है और प्लस सिक्योर है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। तो करप्शन, पुअर सर्विसेज, पॉलिटिकल प्रेशर, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट और कैपिटल एडिक्वेंसी नाम की चीज़ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि कोई उतना इफेक्टिवली वर्क करता ही नहीं है। makes them confident about their job security and the negligent in the attitude and the approach, ठीक है। इस सारी चीज़ों की वजह से जो जॉब सिक्योरिटी और परमानेंट जॉब जो है, ये उनको इतना कॉन्फिडेंट देती है कि कॉन्फिडेंटली कितना भी पुअर सर्विसेज दे उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है और हमें कितना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो ये नहीं सोचते कि अगर बैंकिंग सेक्टर डेवलप होगी तो कंट्री भी डेवलप होगी, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। वो अगर सोचने लगे तो फिर ये पुअर सर्विसेज किसी भी सेक्टर में नहीं आएगी और ना ही करप्शन आएगा, ठीक है। After liberalization, though the power of labor union has declined, it is still visible in their functioning, ठीक है। लिबरलाइजेशन की वजह से देखो पावर ऑफ लेबर खत्म हुआ, कम हुआ, बट पब्लिक सेक्टर में वो चालू है, ठीक है। एक साथ मोर्चा निकालेंगे कि ये करना है वो करना है, स्ट्राइक वगैरह, उसे हम बोलते हैं लेबर यूनियन। वो तो कम हुआ लिबरलाइजेशन की वजह से, बट पब्लिक सेक्टर में अभी भी वो चलता है क्योंकि परमानेंट जॉब है और सिक्योर जॉब है। ओके, ये पुअर सर्विसेज का बहुत ही बड़ा फैक्ट है, प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर में प्लस एनी अदर सेक्टर्स में। Priority sectors lending. Banks have not yet made the target of priority sectors lending. अब priority sectors lending क्या होता है कि जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स, जो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी कहाँ से आती है, मतलब कुछ परसेंट में जीडीपी कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से भी आती है, सर्विस सेक्टर से भी आती है और इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी आती है, ठीक है। बट जो प्रायोरिटी सेक्टर है हमारा वो क्या है, एग्रीकल्चर है। जो बैंक है उसकी जो सर्विसेज है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके वो इतनी अच्छी नहीं है। लैंडिंग मतलब लोन देना, कम इंटरेस्ट रेट में लोन देना, ये सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर नहीं कर पा रही है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। विद इन द प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर स्टिल रिमेन निगलेक्टेड, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। देखो स्पेसिफाई किया है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो निगलेक्ट करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर अभी तक पीछे है, वो तो सभी को दिख रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे है, वो डेवलप नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बैंक इतना ध्यान देती ही नहीं लोन वगैरह को लेके, ठीक है। स्पेशली स्मॉल एंड जो मार्जिनल फार्मर होते हैं उनको तो बैंकिंग की फैसिलिटी मिल ही नहीं पाती है, ठीक है। सिमिलर इज द लॉट ऑफ टाइनी एंड द कॉटेज इंडस्ट्री सेक्टर, ओके। और जो कॉटेज और टाइनी जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, टाइनी, उनकी उनको भी लोन और बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल पाती, वो बैंकिंग के अप्रोचेस से भी दूर रहते हैं। बैंकिंग सेक्टर कभी कभी होता क्या है वो उनको पता भी नहीं होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है, इलिटरेसी है, पढ़े लिखे नहीं होते। दूसरी प्रॉब्लम बैंकिंग सेक्टर अपना कोई एफर्ट डालती नहीं, कोई एफर्ट नहीं डालती है, कोई एफर्ट नहीं होता है प्रायोरिटी सेक्टर को डेवलप करने में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बिग प्रॉब्लम्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, जो बैंकिंग सेक्टर प्लस कंट्री दोनों का डेवलपमेंट को रिड्यूस करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझा होगा, थैंक यू।